हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 10th का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमने जो है 4 आपके जो चैप्टर्स थे फिजिक्स के वो कंप्लीट कर दिए हैं। उसी के हम आजकल क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आपके कंपार्टमेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट। हमने पिछले लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने नोट डाउन भी किया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ, ताकि हम आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकें। तो बच्चों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from. आपके पास एक उत्तल लेंस है, ठीक है, वो एक सुई का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है और लेंस के सामने या लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाता है। where is the needle placed in front of the convex lens? आपको ये बताना है कि जो सुई है वो कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस के सामने कहाँ पे रखी गई है। अब आपको एक कंडीशन दी गई है, इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर जो आपकी इमेज है, प्रतिबिंब है, वो वस्तु के आकार का है, तो आपको ये बताना है कि u का मान क्या होगा। ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस। आपको लेंस की पावर भी फाइंड करनी है, यानी लेंस की क्षमता भी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो ये आपको क्या दिया गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है कुछ इस तरीके से। तो अब हम डिस्कस करते हैं इसका सोल्यूशन। तो जो भी आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हम नोट डाउन कर लेते हैं। आपको जो है इसमें जो है v का मान दिया गया है, ठीक है, v का मान दिया गया है। और यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, यानी वास्तविक और उल्टी है। तो जब ये इमेज वास्तविक और उल्टी है तो यानी कि ये आपकी राइट साइड में बनी, यानी आपका जो v का मान होगा वो पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, क्या होगा, पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर। अब आपसे क्या कहा गया है, आपसे ये कहा गया है कि जो इमेज है वो कैसी है, वास्तविक है, ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का है, बराबर है, ठीक है, और कैसा है, वास्तविक, ठीक है। तो यानी कि अगर हम बात करें v की, ठीक है, आपको v दिया है +50, तो आपका u जो होगा वो v के ही बराबर होगा। कितना होगा, u होगा v के बराबर, या किससे -v के बराबर, क्योंकि u आप जानते हैं कि ये हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, वस्तु को हमेशा हम लेफ्ट साइड में रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। तो ये आपका नेगेटिव में 50 सेंटीमीटर होगा, यानी दूरी का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, परिमाण है, वो तो बराबर होगा, ठीक है, और साइन आपका चेंज होगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने पढ़ा है, जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये आपका जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है, ये जैसे कि आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, ये f है, ये आपका 2f है, ये f है और ये 2f है। और हमने क्या पढ़ा था, जब भी आप वस्तु को 2f की दूरी पे रखते हैं तो जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो 2f पे बनता है, उसी आकार का होता है जिस आकार की वस्तु। तो यानी इस कंडीशन में जो आपका फोकल लेंथ है, ठीक है, जो फोकल लेंथ होगी, सॉरी, जो आपकी u होगा और v होगा वो बराबर होगा, और कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। u और v बराबर होगा और कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। और u का मान क्या है, u का मान जो है वो आपका, जैसे कि मैंने अभी बताया, कितना होगा, -50 सेंटीमीटर, और v आपको दिया गया है, ठीक है, v कितना दिया गया है आपको, 50 सेंटीमीटर। और ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी जो इमेज है वो रियल है, यानी वास्तविक।
अब हमें इसमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है, ठीक है, पावर निकालनी है। तो पहले तो आपका u का मान निकल गया -50 सेंटीमीटर। क्यों निकला, क्योंकि आपकी जो इमेज है वो अगर वस्तु के बराबर है कॉन्वेक्स लेंस में, तो यानी कि वस्तु को जो है उसी दूरी पे रखा गया, यानी 2f पे रखा गया, तभी वो जो है दोनों इमेज और ऑब्जेक्ट की जो उसकी साइज है, आकार है, वो क्या है, बराबर है। अब हम जो है निकालते हैं पावर। तो पावर निकालने के लिए जो है आप लेंथ फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, लेंथ सूत्र का उपयोग करेंगे, जो कि है आपका 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब आपके पास u और v का मान है, ठीक है, u कितना है आपका -50, v कितना है आपका +50। अब सॉल्व करेंगे, 1/f आ जाएगा इक्वल्स टू 1/50 प्लस 1/50। तो 1/f इक्वल्स टू 2/50। सॉल्व करेंगे तो f इक्वल्स टू 50/2, ठीक है। तो ये आ गया f का मान आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है, f का मान आपका 25 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको पावर निकालनी है, तो f किस में होना चाहिए, मीटर में, तो आप इसे मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 100 से जो है डिवाइड कर, तो ये आ जाएगा 0.25 मीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होता है। और अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है तो आप 100 से डिवाइड करें। अब हम पावर की बात करते हैं, P इक्वल्स टू 1/f होगा, ठीक है, यानी 1/0.25, पॉइंट यहाँ से हटेगा, 2.20 यहाँ पे लग जाएंगे, 25 4 जाए, यानी +4 डायोप्टर आपकी जो है पावर आ गई है, यानी क्षमता आ गई। तो क्षमता कितनी आ गई है, +4 डायोप्टर। तो ये आपका पावर आ गया है, ठीक है। आपका u क्यों आया 50, क्योंकि आपको कंडीशन दी गई है कि जो निडल है, निडल की जो इमेज है वो रियल और इन्वर्टेड है, वास्तविक और उल्टी है, और उसी साइज की है, उसी साइज की है जिस साइज का ऑब्जेक्ट है। तो यानी u और v का जो वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो सेम हो। ये है कि आपका जो साइन है वो अलग अलग लगेगा, क्योंकि आप वस्तु को हमेशा लेंस के सामने रखते हैं, ठीक है, और प्रतिबिंब रियल है, यानी राइट साइड में बने, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला क्वेश्चन है, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉन्केव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर, यानी अवतल लेंस की जो है जो क्षमता है, पावर यानी क्षमता, अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए जिसका फोकल लेंथ यानी फोकल लंबाई कितनी है, 2 मीटर, ठीक है। ये आपको दिया गया, आपको f का मान दिया गया है, तो आप लिखेंगे फोकल लंबाई यानी फोकल लेंथ कितना दिया गया है आपको, 2 मीटर। अब ये क्या है, ये एक कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस यानी ये वाला लेंस, और आप ये जानते हैं इस लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव में होता है, तो यहाँ पे आप माइनस लगा। अब हमें क्या करना है, इसका पावर निकालना है। तो पावर का फॉर्मूला होता है 1/f इन मीटर, ठीक है, तो इक्वल्स टू 1/-2, और ये मीटर में है तो आप इसे कन्वर्ट तो करेंगे नहीं, तो पावर ऐसे ही आ जाएगा, P इक्वल्स टू -0.5, ठीक है। तो आपका जो आया है पावर वो -0.5 डायोप्टर आ गया। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आ सकता है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं आपके। Which one of the following material cannot be used to make lens? निम्नलिखित में से किस
सामग्री का उपयोग या किस पदार्थ का उपयोग लेंस बनाने में के लिए नहीं किया जाता? पहला है वाटर, दूसरा है ग्लास, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है क्ले। ठीक है, यानी पानी, ग्लास, प्लास्टिक, मिट्टी। तो आपको ये बताना है कि इनमें से किस पदार्थ का या किस सामग्री का उपयोग हम जो है लेंस बनाने में नहीं करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे हमसे ये कहा गया है कि किसका उपयोग हम लेंस बनाने में नहीं करते। तो नॉर्मली जो हम लेंस देखते हैं वो ग्लास के होते हैं। आप प्लास्टिक के लेंस भी बना सकते हैं और पानी का उपयोग करके भी आप लेंस बना सकते हैं। आप क्यों बना सकते हैं इनसे लेंस? क्योंकि ये कैसे है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी भी है और ये जो है इनसे आपका लेंस बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम क्ले या मिट्टी की बात करें तो मिट्टी का उपयोग करके लेंस नहीं बनाया जा सकता क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट या आप ये क्या है, अपारदर्शी, पारदर्शी नहीं है। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी क्ले होती है या मिट्टी होती है तो उससे आप लेंस नहीं बना सकते। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपका बी है, यानी मिट्टी यानी क्ले। अब आपका अगला प्रश्न है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुन। ठीक है, आपको बिल्कुल सही विकल्प इसमें से चुनना है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट, धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, आपके ऑप्शंस है इज 0 यानी शून्य होता है, बी है डिक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, जैसे जैसे हम एंड की तरफ जाते हैं, ठीक है, इसकी छोर की तरफ जाते हैं तो ये कम होता जाता है। इंक्रीजेज एज वी मूव टूवर्ड्स इट्स एंड, बढ़ता रहता है जैसे जैसे हम इसके एंड तक पहुंचते हैं। डी है इज द सेम एट ऑल पॉइंट, क्या ये सारी जगह बराबर है? ठीक, पहला है शून्य, ठीक है, यानी ए शून्य है। बी है जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं घटती जाती है। सी है जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं बढ़ता जाता है। डी है सभी बिंदुओं पर समान। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये कहा गया है कि आपके पास सोलेनॉइड है। आप ये जानते हैं कि जब आप सोलेनॉइड को जो है किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और बेसिकली एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी तो हमें क्या पता चला कि एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इस सोलेनॉइड के जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमने क्या पढ़ा था, कैसी होती है, पैरेलल होती है, समानांतर होती है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि आप किसी भी बिंदु पे चले जाएं, यानी इस सोलेनॉइड के अंदर किसी भी बिंदु पे चले जाएं तो आपको जो धारा प्रवाहन मिलेगा या जो फील्ड मिलेगी वो बराबर मिलेगी हर एक पॉइंट में, क्योंकि सब क्या है, सारी की सारी लाइंस पैरेलल है। यानी इसके अंदर जो इसकी फील्ड है, फील्ड लाइंस पैरेलल है। फील्ड लाइंस पैरेलल यानी क्षेत्र रेखाएं कैसी हैं, समानांतर है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि इसके अंदर आप किसी भी पॉइंट में देख लें तो आपका मैग्नेटिक फील्ड सेम आए। ठीक है, यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा, यानी इज द सेम एट ऑल पॉइंट, यानी जो सोलेनॉइड है सोलेनॉइड के भीतर ये सभी बिंदुओं पर एक समान होगा। अब आपका अगला प्रश्न है, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field? आपको ये बताना है प्रोटॉन की निम्न में से कौन सी प्रॉपर्टी बदल जाती है अगर वो एक चुंबकीय क्षेत्र में मूव करता है यानी गति। ठीक है, which of the following property of a proton can change while it moves freely in a magnetic field?
चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने पर प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण बदल सकता है? पहला है मास यानी द्रव्यमान, दूसरा है आपका स्पीड यानी चाल, तीसरा है वेलोसिटी यानी वेग, और चौथा है मोमेंटम यानी संवेग। तो आपसे क्या कहा गया है कि अगर आप प्रोटॉन को एक मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो इसमें आपका क्या क्या चेंज हो सकता है। वो फ्रीली मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटॉन का क्या चेंज होगा, आपका वेलोसिटी और मोमेंटम दोनों चेंज होगा, यानी इसका आंसर जो है वो सी और डी दोनों है। ठीक है, जब भी आप प्रोटॉन को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट उस पर पड़ेगा, और वो क्या है, एक चार्ज, क्या है वो, एक आवेश। तो उस कारण क्या होगा, उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम यानी वेग और संवेग दोनों में इफेक्ट यानी प्रभाव पड़। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तुम्हारा अगला प्रश्न है, एक्सप्लेन डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। किसी कुंडली में धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीकों की व्याख्या कीजिए। यानी आप किसी भी जो कुंडली है, ठीक है, जो कुंडली है या जो आपके पास कॉइल है, उसमें आप किस किस तरीके से जो है धारा को प्रवाहित कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, तो धारा प्रवाहित करने के जो तरीके हैं वो कुछ इस प्रकार है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है किसी हॉर्सशू मैग्नेट के बीच में, ठीक है, जो आपका हॉर्सशू मैग्नेट होता है उसके बीच में आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉइल को, कोई कॉइल है उसको आप मूव करा सकते, गति करा सकते, या फिर आप कॉइल के क्या करते, कॉइल को एक जगह स्थिर रख दे और मैग्नेट को मूव कर, ठीक है, मैग्नेट को रिलेटिव मोशन कराएं, तो तब क्या हो सकता है, जो आपका कॉइल है उसमें जो आपकी विद्युत धारा है वो प्रेरित हो सकती है। फॉलोइंग आर द डिफरेंट वेज टू इंड्यूस करंट इन अ कॉइल। ठीक है, किसी कुंडली में धारा प्रेरित करने के विभिन्न तरीके निम्नलिखित हैं। इफ द कॉइल इज मूव्ड, अगर एक कॉइल को मूव किया जाए रैपिडली बिटवीन टू पोल्स ऑफ हॉर्सशू मैग्नेट, इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल। यदि कुंडली के जो आपका चुंबक है, ठीक है, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच में अगर हम कुंडली को जो है तेजी से घुमाएं या मूव कराएं तो उसमें क्या हो सकता है, धारा प्रेरित हो सकती है। दूसरा है, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड रिलेटिव टू द कॉइल, अगर मैग्नेट को कॉइल के रिलेटिव मोशन कराया जाए यानी उसके सापेक्षिक गति कराई जाए, एंड इलेक्ट्रिक करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, तो इस केस में भी विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, जब चुंबक को कुंडली के सापेक्ष घुमाया जाता है तो कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, विच सोर्सेस प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। कौन से सोर्स प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं, यानी आपको बताना है कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके माध्यम से जो है प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। तो बेसिकली जो आपके पावर प्लांट होते हैं, ठीक है, जैसे आपका जल विद्युत संयंत्र या फिर आपका थर्मल पावर प्लांट होता है, और जो एसी जनरेटर होते हैं, ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र जो होते हैं, इनके माध्यम से जो है आपकी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। पावर प्लांट्स एंड एसी जनरेटर आर सम ऑफ द सोर्सेज दैट प्रोड्यूस ऑल्टरनेटिंग करंट। पावर प्लांट और एसी जनरेटर कुछ ऐसे स्रोत हैं जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करते हैं। अब आपका अगला क्वेश्चन है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर, यानी जब हम किसी वस्तु को जो आपका अवतल दर्पण होता है उसके फोकस पे, ठीक है, फोकस में रखते हैं, एन एनलार्ज इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर, तो इससे क्या होता है, फोकस और आपका जो मिरर है, ठीक है, कॉन्केव मिरर है, अवतल मिरर है,
वो उसे मतलब जो आपका ऑब्जेक्ट है उसे हम फोकस और इसके बीच में रखते हैं, तो जो आपका इमेज बनता है वो बड़ा होता है, ठीक है, और दर्पण के पीछे बनता है। तो ऐसा इमेज कैसा होगा, यानी ऐसा जो प्रतिबिंब है वो किस प्रकार का होगा, ये आपको आपको क्या कहा गया है कि आपके पास एक जो है अवतल दर्पण है, उसके फोकस के बीच में, ठीक है, उसके जो वो आपका पोल है उसका, ठीक है, ध्रुव है कॉन्केव लेंस का, अवतल दर्पण का, और फोकस के बीच में हमने एक वस्तु को रखा। अब क्या होता है, जब आप इस पोजीशन में या इस स्थिति में वस्तु को रखते हैं तो जो हमें इमेज प्राप्त होती है, ठीक है, जो हमें इमेज प्राप्त होती है, जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो बड़ा होता है और दर्पण के पीछे होता है। तो आपको ये बताना है कि जो प्रतिबिंब है, जो ये प्रतिबिंब है वो कैसा हो, ठीक है, उसकी आपको क्वालिटी बतानी, उसकी आपको विशेषता बतानी, उसका गुण क्या। पहला आपके पास है रियल यानी वास्तविक, बी है ऑप्शन इन्वर्टेड यानी उल्टा, सी है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड यानी आभासी और उल्टा, डी है वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी आभासी और सीधा। तो आपसे क्या पूछा गया है, आपसे ये पूछा गया है कि अगर आप फोकस यानी जो कॉन्केव मिरर है, अवतल दर्पण है, उसके फोकस और पोल के बीच में वस्तु को रखते हैं तो आपके पास बड़ी और कैसी इमेज मिलती है, मिरर के पीछे। तो ये इमेज कैसी होगी, ये कैसी इमेज होगी, क्योंकि ये जो इमेज है, ये प्रतिबिंब है, वो आपको दर्पण के पीछे मिल, ठीक है, दर्पण के पीछे मिल रहा है, यानी दर्पण ये है आपका, तो इसके पीछे मिल रहा है, ठीक है, इसके यहाँ पे पीछे मिल रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ ये है कि जो आपकी इमेज होगी वो कैसी होगी, वो आभासी होगी, वर्चुअल होगी, क्योंकि वो दर्पण के पीछे मिल रही। दर्पण के पीछे मिलने का मतलब है कि वो आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं हो। और आपने ये पढ़ा है, जब भी इमेज जो है या फिर जो आपकी प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे प्राप्त होता है, यानी वो आभासी होता है, और आभासी प्रतिबिंब हमेशा हर केस में आपने देखा कि सीधा बनता है। यानी अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसकी अगर हम बात करें तो इसका आंसर जो होगा वो आपका डी होगा, ठीक है, ऑप्शन डी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। When an object is placed between the principal focus and pole of a concave mirror, यानी जब भी हम किसी अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखते हैं, an enlarged virtual and erect images form behind them, तो क्या होता है, तो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है जो कि दर्पण के पीछे बनता है। जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी जाती है तो दर्पण के पीछे एक बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेजेस फॉर्म्ड बाय द प्लेन मिरर एंड व्हाई, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंबों का आवर्धन क्या होगा, क्या होता है और क्यों। यानी आपसे क्या बोला गया है कि जो समतल दर्पण है उससे जो प्रतिबिंब बनते हैं उसका मैग्निफिकेशन या आवर्धन क्या होगा, ठीक है, तो आपसे ये पूछा गया। अब जब भी हम बात करते हैं समतल दर्पण की यानी प्लेन मिरर की, तो आपने देखा था कि जो प्लेन मिरर होता है इससे बनने वाले प्रतिबिंब की हमने क्वालिटीज पढ़ी थी, ठीक है, क्या पढ़ी थी, क्वालिटीज पढ़ी थी। क्या पढ़ी थी हमने, क्वालिटीज, कि जब भी आप किसी वस्तु को इस समतल दर्पण के सामने रखते हो तो जो इसका प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, उतनी ही ऊंचाई का होता है या उसी आकार का होता है जिस आकार की वस्तु है, इसके साथ साथ उतनी ही दूरी पे होता है जितनी दूरी पे वस्तु दर्पण के आगे है। और अगर हम आवर्धन की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो वही होता है जो आपका क्या है, वस्तु का साइज। यानी अगर हम आवर्धन की बात करें इस केस में तो मैग्निफिकेशन कैसा होता है इसका, उतना ही होता है जितना वस्तु का आकार। मैग्निफिकेशन ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर्स इज यूनिटी। अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो इस तरीके से आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, एच डैश अपॉन एच होता है। एच डैश क्या है,
एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई, ठीक है, एच डैश जो है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई है और एच क्या है, वस्तु की ऊंचाई। अब दोनों बराबर है, मान लीजिए दोनों 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आप 2 सेंटीमीटर लिखेंगे अपॉन 2 सेंटीमीटर हो गया, तो आपके पास आवर्धन 1 आ गया यानी यूनिटी, ठीक है, क्या आ गया, यूनिटी आ गया यानी 1 आ गया। तो यानी मैग्निफिकेशन क्या आ गया आपका, 1 आ गया। और ये मैग्निफिकेशन 1 क्यों आया है, बिकॉज फॉर प्लेन मिरर, क्योंकि जो समतल दर्पण होते हैं उनके लिए जो इमेज होती है, ठीक है, जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब का जो साइज होता है, उसका जो आकार होता है वो वस्तु के आकार के बराबर हो, किसके बराबर होता है, वस्तु के आकार के बराबर, यानी मैग्निफिकेशन 1 आता है। समतल दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 होता है, ठीक है, क्योंकि समतल दर्पणों के लिए बनने वाले प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आपका अगला प्रश्न है, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम, ठीक है, ड्रॉ अ लेवल रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे corresponding to an incident ray of light parallel to the principal axis of a convex mirror. Mark the angle of incidence and angle of reflection on. उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर अपतित प्रकाश किरण के अनुरूप परावर्तित किरण का पथ दिखाने के लिए एक किरण आरेख बनाइए, उस पर अपतन कोण तथा परावर्तन कोण अंकित कीजिए, ठीक है। तो आपको क्या कहा गया है कि आपको एक रे डायग्राम बनाना है जो कि आपका किसका होगा, जो कि आपका कॉन्वेक्स मिरर का होगा, यानी जो है उत्तल दर्पण का होगा। और इस केस में जो आपकी इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण है वो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी, फिर वो दर्पण पे पड़ेगी और फिर रिफ्लेक्ट हो जाएगी यानी परावर्तित हो जाएगी। और आपको इसमें जो अपतन कोण है और परावर्तन कोण है दोनों बनाना, ठीक है। तो आप कुछ इस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास कॉन्वेक्स मिरर है, यानी यहाँ पे आपके पास जो है आपके पास यहाँ पे जो है उत्तल दर्पण है और हमने क्या किया है, एक प्रकाश की किरण बनाई जो कि आपके इस मुख्य अक्ष के क्या है, समानांतर। ये एक बिंदु मान लीजिए ई बिंदु पर इस दर्पण पे टकराई और फिर रिफ्लेक्ट हो और आप इसे फिर पीछे एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। तो आप ये जानते हैं कि इस तरीके से आप बनाएंगे, ठीक है। और फिर इसे आप क्या कर सकते हैं, ये जो आपके पास एंगल है, ठीक है, यहाँ पे आपको एंगल बनाना है, तो आप एक सीधी लाइन खींचेंगे जो कि आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, वक्रता केंद्र से पास होगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये आप ड्रॉ करेंगे। अब ये और जो ये आपकी क्या है, परावर्तित किरण है, इसके बीच में जो है वो एंगल आर बनेगा यानी परावर्तन कोण। और ये आपकी आपतित किरण है, इसके और इस लाइन के बीच में इंसिडेंट एंगल या एंगल आई बनेगा यानी आपतित किरण, ठीक है। तो इस तरीके से आप रे डायग्राम बनाएं। तो बच्चों आज हमने जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है कुछ डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये क्वेश्चंस काफी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके साथ साथ आपको जो आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस है, चाहे वो आपके इंटेक्स के क्वेश्चन है या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। जो आपका चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत, और आपका जो चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये जो 2 चैप्टर हैं इनसे न्यूमेरिकल्स आपके बनते हैं। इनके आपके न्यूमेरिकल्स को काफी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। साथ ही साथ जितने भी आपको रे डायग्राम्स सिखाए गए हैं, जितने भी आपके कोर्स में रे डायग्राम हैं, सारे के सारे आपको रे डायग्राम अच्छे से पढ़ने हैं, अच्छे से उसे लिख के प्रैक्टिस करनी है। आपको हर एक उसके जो डिटेल है, यानी आपका वस्तु कहाँ पे रखा है, इमेज किस तरीके की बन रही है, सब आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ आपको ओम्स लॉ अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ओम्स लॉ का न्यूमेरिकल है, आपका जो
रेजिस्टर का जो कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं, ठीक है, जो आपके प्रतिरोधक है उनका संयोजन आप पढ़ते हैं, उसके जो है किस तरीके से संयोजन किया जाता है, उसके बेस में आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। हीट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, पावर का आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ने, बहुत अच्छे से रिवाइज कर, ठीक है। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस काफी बनते हैं, आपको इसे बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। तो बच्चों, आज हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और जितनी भी बातें मैंने आपको आज बताई वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। आप इसी तरीके से इसका जो है अपना जो है रिविजन जारी करते रहेंगे। तो बच्चों, आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।